नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता के फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल मतदाताओं को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए दोबारा वचन पत्र का विमोचन किया। कांग्रेस के इस वचन पत्र में कमलनाथ के साथ इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के फोटो भी हैं, साथ में राहुल और प्रियंका को भी स्थान मिला है। पहले कांग्रेस ने जो वचन पत्र जारी किया था उसमें से राहुल गांधी और प्रियंका गायब थे। अब नए वचन पत्र से दिग्विजय सिंह गायब हैं। वहीं कांग्रेस के इस वचन पत्र को बीजेपी ने कपट पत्र बताया है। सत्ता के फाइनल में आज कांग्रेस के वचन पत्र पर बात होगी, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा की फोटो के साथ दोबारा अपने वचन पत्र का विमोचन किया। हालांकि अब इस वचन पत्र से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गायब है। शनिवार को पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने सरकारी आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा की उपस्थिति में इसे जारी किया। वहीं कांग्रेस के इस वचन पत्र पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पुराने वचन पत्र के न तो वचन निभाए और न ही वादे पूरे किए, लिखा और भूल गए। पुराने वचन पत्र के ना तो वचन निभाए, ना वादे पूरे किए, लिखा और भूल गए। और लिखा भी और कहा भी ये था कि 10 दिन में पूरे कर देंगे कई चीजें, वो पूरे नहीं हुए। अब नए वादे करने आ गए। वादे है, वादों का क्या। और दूसरा, वो जानते हैं कि करना तो कुछ है नहीं, केवल लिखने ही है। जनता इनके वादे और वचन सबकी असलियत और सच्चाई जानती। पहले जारी वचन पत्र में कमलनाथ के साथ सोनिया और इंदिरा गांधी की तस्वीरें ही दिखाई गई थी। कमलनाथ ने कहा, पिछले वचन पत्र में 974 मुद्दे शामिल थे। 15 महीने की सरकार में इनमें से 574 वचन पूरे किए गए। ये बात और है कि जब 20 मार्च को कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था तो कहा था उनकी सरकार ने 400 वादे पूरे किए हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं कमलनाथ के दोनों बयान। 15 महीनों में हमने अपना वचन पत्र, हमारा वचन पत्र 5 साल का था। 15 महीनों में 400 वचनों को पूरा किया। हमने 2018 के चुनाव पर एक वचन पत्र बनाया था जिसमें 974 हमने वचन दिए थे। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 महीने आचार संहिता, 1 महीने सौदेबाजी में गया। 11.5 महीने में हमने 574 वचन अपने पूरे करे। ये जनता पार्टी, उनके नेता और शिवराज सिंह जी, जनता इसकी गवाह है। तो सुना आपने मार्च महीने में कमलनाथ ने क्या कहा था और अक्टूबर महीने में कुछ और कहते नजर आ रहे हैं। अब जनता कमलनाथ के कौन से बयान पर यकीन करे, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस के नए वचन पत्र पर शिवराज ही नहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जमकर तंज कसे। वीडी शर्मा ने कहा, यह वचन पत्र नहीं है, बल्कि कमलनाथ अपने 3 मिनट के संबोधन में सिर्फ शिवराज जी को कोसते रहे, यह कोसना पत्र है। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वचन पत्र को कांग्रेस का कपट पत्र बताया है। ये वचन पत्र नहीं है। आपने देखा होगा कि 3 मिनट कमलनाथ जी बोले तो उस वचन पत्र में केवल शिवराज सिंह चौहान को कोसते रहे। वो केवल ये वचन पत्र नहीं था, ये तो उनका घोषणा पत्र था। और कमलनाथ जी, आपको सप्लीमेंट्री बजट लाने की, सप्लीमेंट्री वचन पत्र लाने की जरूरत क्या पड़ी? आपके पहले ही इतने वादे थे। उन वादों के अंबार में मध्य प्रदेश की जनता बोझ तले आपसे पूछ रही है कि आपने पहले जो आपने वादे किए थे उनका क्या हुआ। तो आपको तो कोई अधिकार नहीं है वचन पत्र जारी करने का। कांग्रेस का वचन पत्र कमलनाथ का कपट पत्र है। कमलनाथ जी ने इस कपट पत्र 2 में कहा है कि वो 3 साल में प्रदेश की तस्वीर बदलेंगे, खुशहाल करेंगे, विकास करेंगे। जिनने 15 महीने में कांग्रेस का भविष्य चौपट कर दिया कमलनाथ जी ने, वो प्रदेश का भविष्य क्या खुशहाल करेंगे। जनता कमलनाथ जी आपको अच्छी तरह समझ गई है, अब आपके छलावे में नहीं आने वाली। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती।
तो जाहिर है कि कांग्रेस के इस वचन पत्र पर सवाल तो उठना ही है, क्योंकि इसमें उन्हीं वादों पर फोकस किया गया है जो 2018 के चुनाव में उठाए गए थे। इसके जवाब में भाजपा क्या वादे करती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जिस प्रकार से वचन पत्र के बाद दिग्विजय सिंह ने भाजपा नेताओं का रेड कार्ड जारी किया है, उससे साफ है कि वे भले ही वचन पत्र से गायब हो गए हों, लेकिन मैदान में किसी न किसी रूप में मौजूद रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, वचन पत्र की रीलॉन्चिंग जिसको कांग्रेस भी खुद कह रही है, क्योंकि पिछले दिनों लाए थे, उन्होंने कहा था कि सीट वाइज वचन पत्र ला रहे हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र 28 का अलग अलग रहेगा, लेकिन जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के फोटो नहीं थे तो सवाल उठे। आज उसकी रीलॉन्चिंग की गई। 3 मिनट के अंदर कमलनाथ ने ब्रीफ किया है कि इस वचन पत्र में क्या क्या होगा, क्या उपलब्धियां थी पिछली बार की, इस बार क्या क्या नई चीज़ होंगी। तो लगातार वादे बहुत सारे वही हैं। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली, जो बचे हुए किसान हैं उसका किसान का कर्जा माफ़ होगा, सामाजिक सुरक्षा पर पेंशन है वो बढ़ाई जाएगी, ऐसे तमाम सारे वादे किए गए हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि 11.5 महीने का कार्यकाल मिला, 15 महीने की सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता में चले गए, 1 महीना खरीद फरोख्त में चले गए, तो 11.5 महीने में उन्होंने आधे से ज़्यादा वचन पत्र पूरे कर दिए। अब एक बार फिर मौका दिया जाए। लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो वचन पत्र कांग्रेस ने दोबारा से कहे हैं, इस पे जनता विश्वास करेगी? और जो बीजेपी सवाल उठा रही है उसको घोषणा पत्र भी कह रहे हैं, कपट पत्र भी कह रहे हैं, तो हो सकता है इस तरह के सवाल जब वो जारी करेंगे अपना वचन पत्र तो उनसे ही पूछे जाएंगे। देखिए मनोज जी, कांग्रेस ने बहुत अच्छा दांव चला है। 2018 के यदि चुनाव के समय का कांग्रेस का वचन पत्र की बात की जाए तो वो उनका मास्टर स्ट्रोक था, जिसकी वजह से 15 साल विपक्ष में बैठी कांग्रेस को सत्ता के करीब पहुंचने का मौका मिला था, और सत्ता उसने 15 महीने चलाई भी मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। कांग्रेस ने एक ऐसा लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी किया कि आम आदमी जो ख्वाब देखता है वो सारे ख्वाब उसमें वो पूरे करते हुए दिखाई दिए। हर व्यक्ति को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों की पूरी कर्ज माफ़ी करेंगे, ऐसे तमाम 974 उनकी तमाम घोषणाएं थीं जो कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति को कहीं से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। कांग्रेस अब भले ये दावा कर रही है कि उसमें से 574 उन्होंने घोषणाएं पूरी कर दी, जैसे हमने पैकेज में दिखाया कि यही कमलनाथ जब सरकार से हटे थे तब वो कह रहे थे कि 400 वचन पूरे हुए हैं। अब 174 वचन कैसे बढ़ गए विपक्ष में रहते हुए? तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए, साधुवाद की पात्र है वो पार्टी कि विपक्ष में रहकर भी जो वादे किए उन्होंने अपनी जेब से जनता के उन वचनों को पूरा किया। भाजपा को भी धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर मनोज जी ये नहीं है, सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस ने एक फिर से ऐसा लोक लुभावन वचन पत्र लेकर आई है जिससे भारतीय जनता पार्टी को इतना नहीं, लेकिन इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसी घोषणाएं करनी पड़ेंगी जो अंततः आम जनता पर, प्रदेश पर ही भारी पड़ेगी। हम 2018 की यदि बात करते हैं, 2018 में कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी की घोषणा की थी, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच विचार करने के बाद लागू नहीं किया था। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफ़ी से दूर रहने की कोशिश की थी। बिल्कुल। लेकिन परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि पूरे देश को किसान सम्मान निधि देने का एक निर्णय लेना पड़ा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को। उसी किसान सम्मान निधि में अब ये चूंकि 28 उपचुनाव आ रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान को 4,000 रुपये और ऐड करने पड़े अपनी तरफ से। बिल्कुल, 6 से 10 हो गई, 6 से 10,000 रुपये की किसान सम्मान निधि हो गई मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ने जो वादे किए थे उसी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी को स्कूटी देने तक का वादा करना पड़ गया था कि बच्चे जो पास होंगे लैपटॉप की जगह वो स्कूटी भी देंगे। तो इस तरीके की जो दक्षिण भारत की जो चुनावी राजनीति थी, जिसमें कलर टीवी देने से लेके फ्रिज देने तक, मंगलसूत्र और ये जो तमाम चीज़ें हैं वो मध्य प्रदेश की राजनीति में भी घर कर गई हैं। और ये चूंकि आप केवल वोट पाने के लिए, एक बार सरकार में आने के लिए ऐसी घोषणाएं करते हैं जिनको कि पूरा करना संभव नहीं है। बिल्कुल। 15 महीने की सरकार में ही हमने देख लिया। यदि सीधे सीधे बात करें, प्लेन पेपर पर यदि हम बात करें, तो राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में कर्ज माफ़ करेंगे। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते साथ पहला आदेश कर्ज माफ़ी का निकाला। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ़। यदि मैं कहूं कि यदि कमलनाथ जी की जगह मैं मुख्यमंत्री होता या कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री होता, तो जब उसने आदेश निकाला था कि सारे किसानों के कर्जे माफ, तो उसके साथ ही एक निर्देश चले जाते कि बैंकों में जो जो किसानों का कर्जा है उसको माइनस कर दिया जाए। बिल्कुल, उनके किसानों को नील कर दिया जाए कर्ज से खातों को। लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसके लिए बाकायदा कई चरण घोषित किए गए और अब भी वो कह रहे हैं कि कर्ज माफ़ी जो बची हुई है उसको हम आगे पूरा करेंगे। तो ये जो आपने वादा किया था उसको पूरा करने की क्षमता ना तो तब आप में थी ना अब आप में है।
लेकिन आप एक ऐसा वादा करते हैं जिससे जनता आपके भ्रम में आ जाती है, आपको वोट में कन्वर्ट हो वो जाके और आपकी सरकार बने, उसके बाद फिर देखा जाएगा 5 साल सरकार चलानी है, सरकार में नहीं कर पाए पूरे वादे तो अगली सरकार भुगते। लेकिन इन 15 महीनों में जो हुआ है मध्य प्रदेश में, इन 15 महीनों में जो देखा है हमने वो ये देखा है कि मध्य प्रदेश कर्ज के दलदल में लगातार डूबता चला गया है। बिल्कुल। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले दिन से कर्जा लेना शुरू किया था और वो परंपरा आज भी जारी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को भी कर्ज लेना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही अभी कर्ज लिया गया और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ कर्मचारियों का वेतन देने के लिए भी कांग्रेस की सरकार को बाजार से कर्ज उठाना पड़ा था। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। तो ये जो आप ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं करते हैं जो कि पूरी करना संभव नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि आप जब ऐसी घोषणा करते हैं या आप वचन पत्र ऐसा लेकर आ रहे हैं या घोषणा पत्र लेकर आ रहे हैं तो कितना उस पर कुल खर्चा होगा और बिल्कुल उसका कितना भार प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ेगा, एक साथ में वो बिंदु पत्र भी आपको जारी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, मनोज जी मैं खत्म कर रहा हूँ, गोविंद मालू जो प्रवक्ता भी रहे हैं, उनने आज एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वचन पत्र पर कांग्रेस एक श्वेत पत्र भी लेकर आया कि आखिर बड़ा सवाल है, कुछ वादे उनने पूरे किए हैं तो क्या क्या पूरे किए हैं वो तो बताए, क्योंकि लोगों को ये नहीं मालूम कर। जैसे रोजगार योजना की बात करें आप या बेरोजगारी भत्ते की, किसी को नहीं मिला, लेकिन वो कह रहे हैं हमने वादा पूरा कर दिया, रोजगार दिया है। तो ऐसी चीज़ों का खुलासा यदि वाकई में करती है पार्टी जब वचन पत्र या सप्लीमेंट्री वचन पत्र लेकर आ रहे हैं तो ज़्यादा भरोसे के लायक वो हो सकता था। भरोसे की बात है तो दोनों चीज़ें ये होती है कि श्वेत पत्र की बात भी मालू जी ने कही, बीजेपी कांग्रेस भी लगातार कहती रही ब्रजेश जी, लेकिन जिस प्रकार से प्रभु जी ने बताया कि जनता पे बोझ पड़ेगा, तो एक तरफ जब विपक्ष में वही पार्टी रहती वो कहती है कि खजाना खाली हो गया है, कर्ज का बोझ बढ़ गया है, सत्ता में आने के बाद भी वो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश का खजाना खाली मिला है। जब हम थी सरकार में तो हमारे पर 25,000 करोड़ का कर्ज था और अब जब हमको फिर से सरकार मिली है तो 2 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि हम 2 लाख 5 लाख करोड़ की वो जो चुनावी घोषणा है उसका बात करते हैं कि हम इसको पूरा करेंगे। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जब पैसा जुटाएंगे तब हम ये घोषणाएं पूरी करेंगे। और जब सरकार चली जाती तब वो कहते हैं कि हमने 1000 के आसपास जो घोषणाएं थी 947 के आसपास, उनमें से आधी से ज़्यादा घोषणा पूरी कर दी है। तो पैसा भी नहीं है, घोषणा भी पूरी हो गई है, खजाना भी खाली है, घोषणा पूरी हो गई है। तो ये जो चमत्कार है ये कैसे होता है, थोड़ा आप दर्शकों को बताएंगे। मनोज जी, ये चमत्कार ऐसे होता है कि जैसे कि अभी एक ताज़ा तरीन मामला आया था कि कमलनाथ पे कटाक्ष किया था शिवराज जी ने कि वो कह रहे थे खजाना खाली है, तो वो पलटी मार के कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि पैसे की कमी है। पैसे वही चीज़ आप देखिए कि जब जैसे पटेरिया जी ने बताया आपको कि हमारे दर्शकों को बताया कि पहले से वो कर्जदार है सरकार, और भाजपा ने अपने बहुत सोचने के बाद भी ये कर्ज माफ़ी का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया था कि पहले से सरकार को मालूम था, वो सरकार के अंदर थे कि हमारी माली हालत क्या है। यदि हम ये वादा कर लेते हैं और सरकार में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो हम माफ़ नहीं कर पाएंगे, तो हमें वो पब्लिक का, मतदाताओं का, जनता का कोप का भाजन होना पड़ेगा। यही कारण एक रहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वो शामिल नहीं किया कर्ज माफ़ी का, क्योंकि जबकि भाजपा को लग रहा था कि कर्ज माफ़ी एक बड़ा मुद्दा है। आस पड़ोस के राज्यों ने भी कर्ज माफ़ी का वादा किया है, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी किया था, राजस्थान में भी किया था। और ये कर्ज माफ़ी का जो मुद्दा था उसको कहीं ना कहीं लग रहा था, इस कारण से स्कूटी देने से लेके अन्य घोषणाएं की हैं जो उनको लगा कि हम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब सरकार में आ गई, जो विपक्ष में थे जो कह रहे थे कि हम कर्ज माफ़ी कर देंगे, सत्ता में आए और कर्ज माफ़ी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कर्ज माली हालत ही नहीं थी इसी सरकार की कि कर्ज माफ़ी कर सकते थे। वो भी कर्ज ले लेके सरकार चला रहे थे, वेतन देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ा था। तो जो ये वादे किए जाते हैं, ये वादे सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए किए जाते हैं। और कोई सा भी दल हुआ, कभी इनसे कोई ये नहीं पूछता है कि आपने जो पिछले घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, वचन पत्र में जो वादे किए थे, पूरे हुए कि नहीं हुए। अधिकांश, चाहे भाजपा को देख लीजिए आप, जो सत्ता में रहे हैं पहले या अब हैं, उनके पुराने घोषणा पत्र उठा के देख लें हम, या कांग्रेस के पुराने घोषणा पत्र उठा के देख लें, 100% कभी भी उनका पालन नहीं होता। और ना ही इस तरह की कोई वो है आगे कि जो भी दल यदि घोषणा पत्र घोषित कर रहे हैं या वादे कर रहे हैं पब्लिक से, तो उनका कोई एक रोड मैप नहीं बना के देते हैं कि इसके लिए खर्च कहाँ से आएगा। कि जैसे पटेरिया जी ने बताया कि राजनीतिक दलों को ये भी बताना चाहिए कि हम कहाँ से लेके आएंगे राशि, कितनी राशि खर्च होगी और कैसे हम ये वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे। और अपने यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि चुनाव आयोग भी यदि जिस तरह से शपथ पत्र लेता है अपराधियों के मामले में, शपथ पत्र करो, जारी करो, आप अखबारों में विज्ञापन दो कि हम पे इतने मामले दर्ज हैं, उसी तरह जैसा घोषणा पत्र आपने किया है उसको भी एक माना जाए कि इस सरकार में आने के बाद आप इसको कैसे लागू करोगे, इसके लिए धन कहाँ से जुटाओगे, कौन कौन से माध्यम होंगे, और आप क्या पार्टी देगी, क्या पार्टी फंड से यदि हमारे
हमारे पास सरकार में वो राशि नहीं हो तो पार्टी फंड से दी जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसी व्यवस्था भी आयोग को होना चाहिए, इसमें संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो मतदाताओं के साथ भ्रम पूर्वक जो मतदान हासिल कर लेते हैं और सत्ता में आ जाते हैं उस पर रोक लगे और इस तरह के लालच देने वाले, प्रलोभन देने वाले जो वादे हैं वो आगे भविष्य में ना हो सकें। प्रभु जी, जो कुछ है आपने भी कहा, एक और चीज़ है इस घोषणा पत्र के दौरान जो बातचीत की गई और जो मीडिया से ब्रीफिंग में कि ये कहा गया कि हम सिंगस घोटाले की, व्यापम घोटाले की, नर्मदा पौधरोपण की, ई टेंडरिंग घोटाले की जांच करने वाले थे, हमने शुद्ध का युद्ध चलाया था, माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस सरकार को गिरा दिया गया। जबकि आपने भी देखा है कि इसी सरकार ने इन सब चीज़ों में पिछली सरकार को, जब विपक्ष में था जो, उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। तो ये सारे भ्रम है कि ठीक है आप जनता को लुभा रहे हैं कि आप 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं, 100 रुपये में आप किसान कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जिन मुद्दों को आप 15 साल कहते हैं कि ये घोटाला हुआ, ये भ्रष्टाचार हुआ, जब आप सत्ता में आते हैं तो उसको विसरा देते हैं और जब विपक्ष में आते हैं तो फिर वही राग लापने लगते हैं। आपको लगता है कि जनता को बहुत लंबे समय तक इन मुद्दों से भटकाया जा सकता है, भ्रमित किया जा सकता है? देखिए मनोज जी, देश को आज़ाद हुए 74-75 साल हो गए हैं और हम इतने चुनाव देख चुके हैं कि उसमें तमाम तरह के नेता हर बार घोषणा पत्र लेकर आते हैं, वादे करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आप ये देखिए कि जब यूपीए सरकार चल रही थी तो तमाम आरोप लगाए कि जल थल नभ सब में घोटाले हुए हैं, लेकिन एक भी घोटाला साबित नहीं हुआ, क्योंकि नेताओं की मंशा ही नहीं है कि कोई घोटाला साबित हो। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कहीं ना कहीं लिप्तता जिनकी उसमें मानी जाती है, वही लोग अपने बचाव में आ जाते हैं, फिर नए नेता आते हैं, उनको भी नए रास्ते दिखाते हैं। पूरे के पूरे में यदि सुधार करना है तो जिस तरीके से टीएन शेषन को याद किया जाता है, वैसे चुनाव सुधार होने चाहिए कि चुनाव में जो खर्चे की सीमा है उसको खत्म कर दिया जाए, चुनावी खर्च को खत्म कर दिया। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी के पास एक स्मार्टफोन है, उसको एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर दें कि वो अपने घर बैठे बैठे अपना वोट डाल दे जिसको डालना है। उसके लिए चुनाव प्रचार का झंझट क्यों कि इतना प्रचार करने की जरूरत पड़े और आदमी इतने संसाधन झोंके जाएं, और आधार से सब चीज़ लिंक है आजकल, आधार के साथ करते तो इतने संसाधन झोंके जाए तो हमारी पूरी चुनावी व्यवस्था ही भ्रष्ट है कायदे से, ये देखा जाए जी। भले उसको शुद्धिकरण की बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन उसमें इतने लूप होल्स हैं कि नेता अपने रास्ते निकाल लेते हैं। तो उसको लेकर ऐसे भ्रम की स्थितियां पैदा की जाती हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले समय भी उनने वादा किया था कि व्यापम की जांच कराएंगे, ई टेंडरिंग की जांच तो फिर भी उनने शुरू की थी, लेकिन पूरी दिशा नहीं दे पाए उसको। वो चाहते तो 15 महीने में उसको ख़त्म भी करा सकते थे। कोई एक जांच के लिए समय सीमा कितनी होनी चाहिए जी, वो तय करना चाहिए सबसे पहले। तो इस तरीके की तमाम जो घोषणाएं थी और जिस तरीके से विधानसभा में जवाब देकर उन्हीं घोटालों पर क्लीन चिट दे गई, तो वो उनकी नेताओं की मंशा को बताता है कि नेताओं की मंशा क्या है, वो क्या बोलते हैं मंच पर जनता को बरगलाने के लिए, और क्या उनका वास्तविक आचरण या चरित्र होता है, वो क्या करना चाहते हैं। एक आयोग की बात की थी कि शिवराज सरकार के 15 साल में जन आयोग बनेगा, जितनी घपले घोटाले उसका एक जन आयोग बनाएंगे। लेकिन सरकार में आने के बाद वो जन आयोग का दावा ही भूल गए। वो उसके बारे में कई बार सवाल भी हुए तो कभी जवाब नहीं आया उसका। अभी तो हमारी सरकार में 5 साल पूरे हैं, हमारे पास 5 साल पूरे हैं। इस तरीके से नेता जनता को ही छलने की कोशिश करते हैं और जनता हमेशा भ्रम में आ जाती है, क्योंकि वो पुरानी चीज़ें हम भूल जाते हैं। हम रेफरेंस रखना नहीं चाहते हैं लोग के साथ, ये सबसे बड़ी बात है। उनको लगता है कि अब इनको देखा, इनने हमारा ये काम नहीं किया, अगली सरकार आएगी तो वो जो काम कर देगी, कुछ भरोसा वो दे रही है, तो उस पर चले जाते हैं। जनता जिस दिन जागरूक हो गई देश की, उस दिन ये सारे छल प्रपंच, सारी चीज़ें नेताओं को छोड़नी पड़ जाएंगी। जनता को जागरूक होने की बात है, आपने निश्चित तौर पर सही कही। लेकिन ब्रजेश जी, अभी जो एक बात आ रही थी कि हमने देखा दिग्विजय सिंह उस चुनावी मंच पर मौजूद थे जहाँ पे ये घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस ने, वचन पत्र, लेकिन उसमें से दिग्विजय सिंह गायब है। और जब चर्चा कांग्रेस के वचन पत्र की होना थी, कि रीलॉन्चिंग की बात थी, कि उसमें जो मुद्दे थे, घोषणा थी, उसकी होना थी, लेकिन उसके दौरान दिग्विजय सिंह एक ट्वीट कर देते हैं, रेड कार्ड जारी कर देते हैं। वो पूरा फोकस कांग्रेस के वचन पत्र से हटकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर आ जाता है। बीजेपी साइबर सेल चली जाती है, सब दूर चली जाती। तो क्या लगता है कि सोची समझी थी रणनीति के तहत दिग्विजय सिंह ने कदम उठाया ताकि बाकी चीज़ों को ये बता सके कि नेता अब भी मैं हूँ, मैं चाहूँ तो इस पूरे चुनाव के प्रचार प्रसार की दिशा एक झटके में बदल सकता हूँ? मनोज जी, दिग्विजय सिंह वो शख्स हैं मध्य प्रदेश में, जो पिछली सरकार आई है, कहीं ना कहीं उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा निकाली थी, हालांकि उन्होंने कहा था कि बाद में कि ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन मैं खुद इस यात्रा में गया था। फुल टाइम मतलब 24 घंटे राजनीति की बातें होती थी वहाँ पे, राजनीति में आगे क्या होगा। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, जब उनसे कुछ मिलने आए कुछ लोग, उनके पारिवारिक लोग थे, तो दिग्विजय सिंह ने एक बात कही थी कि चलो हारे हारे से हरे हरे तक आ गए, मतलब नब्दा हर तक आ गए। तो
तो हम इसमें उनकी मंशा वही थी कि कांग्रेस को एकजुट करना है और सत्ता में वापसी लाना है। आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह ही वो शख्स थे जो मध्य प्रदेश में सत्ता में वापस लेके आए कांग्रेस को। महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनकी पर्दे के पीछे, संघर्ष से पंगत उन्होंने अभियान चलाया था, पूरे प्रदेश भर में वो मिले लोगों से और नाराज कांग्रेसियों को मनाया। अब आप देखोगे जब जब कांग्रेस को लगता है कि अभी मुख्य धारा में कांग्रेस इसलिए नहीं लाती दिग्विजय सिंह को, 2003 से पहले वो 10 साल तक मध्य प्रदेश में राज किया उन्होंने और भाजपा एक लेके आई थी मिस्टर बंटा ढार। तो जो बंटा ढार की छवि भाजपा ने गढ़ दी थी उससे आज भी कांग्रेस को भय रहता है, डर रहता है कि दिग्विजय सिंह को मुख्य धारा में लाए या हम मुख्य मंच पे लाए तो कहीं भाजपा फिर उन्हीं का डर दिखा के हमें सत्ता में आने से रोक ना दे। यही कारण रहा है कि दिग्विजय सिंह को हमेशा मुख्य धारा में, मुख्य मंच पे, पिछली बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मैं पार्टी के लिए वोट मांगता हूँ तो उल्टे कट जाते हैं, ऐसा खुद दिग्विजय सिंह ने कहा था सार्वजनिक रूप से कि मैं वोट मांगने जाऊँगा तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो दिग्विजय सिंह ही नहीं, पार्टी में लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे रह के पार्टी के लिए काम करते रहते हैं और वो जब भी काम करते हैं कई बार ऐसा देखा, जैसे आपने कहा अभी कि घोषणा वचन पत्र कांग्रेस ने जारी किया, इसके बाद दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया या सोशल मीडिया फेसबुक पे उन्होंने एक पोस्ट की और वो पूरे लाइन में आ गए, लाइट में आ गए, मतलब पूरा केंद्र उन पर हो गया। पूरा मध्य प्रदेश में पूरा भाजपा भी दिग्विजय सिंह को फोकस करती है हमेशा, इसलिए कि कांग्रेस को रोक सके। वो सीधे सॉफ्ट टारगेट रहते हैं कि दिग्विजय सिंह का डर दिखाओ और सत्ता में आने से रोक दो। इसे यही कारण है कि जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पर दिया पूरी भाजपा कूद पड़ी उसमें और दिग्विजय सिंह के खिलाफ साइबर सेल से लेके बयानबाजी से लेके मुख्यमंत्री से लेके उनके मंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक दिग्विजय सिंह को केंद्र में रखने लगे, क्योंकि उनके दिग्विजय सिंह को आसान टारगेट समझती है भाजपा हमेशा कि जैसे ही दिग्विजय सिंह मैदान में आएंगे या मुख्य उसमें आएंगे, प्रचार में मुख्यधारा में आएंगे, वैसे ही उनकी राह आसान हो जाएगी। इस कारण से आपने देखो कि कांग्रेस भी उनको ना घोषणा पत्र में जगह दी, ना मंच पे अभी आपने कहीं भी उन्हें प्रचार करते नहीं देखे, वो पर्दे के पीछे ही है। बाकी नेता जरूर आ गए हैं, अजय सिंह आ गए हैं और आपके लक्ष्मण सिंह तक आ गए हैं, लेकिन अभी दिग्विजय सिंह नेता आ गए, बिल्कुल बहुत सारे नेता आ गए हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह नहीं आए। तो ये डर है कांग्रेस में कि दिग्विजय सिंह को लाने से हमें नुकसान हो सकता है, इस कारण उनको पर्दे के पीछे रखती है। प्रभु जी, एक और चीज़ है कि मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि बीमारी राज्यों की श्रेणी में, फिर कहा गया कि विकसित राज्यों की श्रेणी में हो गया, फिर कहा गया कि एग्रीकल्चर ग्रोथ में नंबर 1 हो गए देश में, कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल गए। कमलनाथ कहते थे कि खजाना खाली मिला है। अब शिवराज जी कह रहे हैं कि मैं वो मुख्यमंत्री नहीं हूँ जो उसका रोना रो, मैं पैसे का इंतजाम करूँगा। जितनी घोषणाएँ अभी सरकार ने की हैं, आपने भी उसका कुछ का जिक्र किया है, और हो सकता है कि जब कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी अपना वचन पत्र लाएगी तब कुछ नई घोषणा उसमें हो सकती है साउथ की तर्ज पर, जिसमें आपने इशारा किया है। तो ऐसी स्थिति में जब कोरोना काल में खजाना खाली है, केंद्र सरकार से रकम मिली नहीं है, तो ये रकम का इंतजाम वर्तमान सरकार कैसे करेगी और जनता पर इसका बोझ जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश के पिछड़ने का खतरा बढ़ गया है राजनीतिक दलों के इन वादों के कारण? बिल्कुल मनोज जी, ये तो खतरा है ही, क्योंकि जितने चुनाव होंगे उतने बड़े बड़े वादे होंगे, उतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, वैसी डिमांड्स आती हैं लोगों की और नेता उनको सबको पूरा करने के लिए आश्वासन देते हैं। हमने अभी देखा जब चुनावी सभाएं चल रही हैं तो एक जगह मुख्यमंत्री कह रहे थे, कल की ही बात है, भांडेर की एक सभा में उन्होंने कहा कि इसको उप तहसील बना देंगे, सांवेर भी ऐसा कोई गाँव था, और बोले यहाँ पर एक कॉलेज खोल देंगे। तो ये जो कॉलेज खोलने जैसी घोषणाएं हैं, बोले नवंबर महीने में कॉलेज खोल देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके की जो घोषणाएं यदि हम देखें पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को, तो ऐसी बहुत सारी घोषणाएं चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, लुभाने के लिए कर देती है। जब कॉलेज के लिए ना तो बिल्डिंग का पैसा दिया जाता है, ना वहाँ पे स्टाफ नियुक्त होता है, ना वहाँ पढ़ने की कोई सुविधाएं होती हैं। ये केवल एक तात्कालिक लाभ के लिए की हुई घोषणा है। यदि हम देखें निवाड़ी को जिला बनाने की जो एक घोषणा थी, या उसको जिला, चाचौड़ा को जिला बनाने की जो मामला है, मैयर भी स्मार्ट सिटी बनने वाला था, तो उसको चाचौड़ा को जिला बनाने के मामले को लेकर दिग्विजय सिंह के छोटे भाई ही कमलनाथ सरकार से नाराज चल रहे थे। वो यहाँ तक कि कांग्रेस छोड़ने तक पर उतारू होने की स्थिति उनकी आ गई थी, ऐसे कयास लगने लगे थे। वो कांग्रेस से भाई के घर में धरना भी दे दिया था। वो गोवर्धन परिक्रमा चले गए थे कमलनाथ जी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करने। उनने ये उनके परिक्रमा का शायद प्रताप है कि वो जब परिक्रमा करके लौटे तब तक सरकार गिर गई बिल्कुल, जो सरकार उनका जिला नहीं दे रही थी। तो इस तरीके की परिस्थितियां भी है। तो नेताओं को जो बयान देते हैं या नेता जो वादे करते हैं उसको पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं। यदि हम इसी उपचुनाव को देखें तो सरकार जो अभी वर्तमान में है उसने, यदि हम सुर्खी की बात करें,
सुर्खी में 500 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर दिया सरकार ने। उन्होंने कहा कि ये विकास कार्य शुरू हो गए। अनूपपुर में 307 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर दिया। हर जगह ऐसे 300 से 800 करोड़ के बीच में विकास कार्यों की घोषणाएं हुई हैं। सावेर में तो 2500 करोड़ जी, लेकिन ये पूरे कब होंगे इसकी कोई समझ ही बनी। आप एक बांध बना रहे हैं, वो बांध बनते बनते 20-25 साल लगेंगे। आज आपने उस मद में 1 रुपये रख दिया या 1 लाख रुपए रख दिया और बांध की कुल वैल्यू है 100 करोड़ रुपया, तो 1 लाख रुपए से 100 करोड़ रुपए का काम तो हो नहीं सकता। लेकिन चूंकि आपको भूमि पूजन करना था, एक कुदाली चला दी वहाँ पर किसी नेताजी ने जाकर, एक पत्थर लगा दिया, उसमें 1 लाख का खर्चा वहाँ गया, पूरा हो गया उस कार्यक्रम का। आगे वो योजना चलती रहेगी, आने वाली सरकारों में जब जरूरत होगी तब भरेगी या जब संसाधन होंगे। लेकिन सरकार की जो तत्कालिक ज़रूरतें होती हैं उसके लिए धन का प्रबंध वर्तमान सरकार कर रही है, बाजार से भी कर ले रही है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाया जा रहा है। कोरोना के काल के कारण जो परिस्थितियां निर्मित हुई थी उसको देखते हुए तो सरकार काम भी कर रही है, संसाधन भी जुटा रही है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि धन की कमी नहीं आने दूंगा, तो धन की कमी बिल्कुल नहीं आने देंगे। लेकिन जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं वो तो क्योंकि तत्काल उनमें धन की जरूरत है भी नहीं, तो इसके लिए वो चलती रहेंगी, वो करते रहेंगे और जनता उनको मानती रहेगी कि हाँ हमने मांगा था वो हमको मिल गया। निश्चित रूप से बड़ी बात है कि धन की व्यवस्था होगी। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे कस्में वादे प्यार वफा वादे हैं, वादों का क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है मनोज जी। आजकल तो देखिए नेता भी मंच पर इसी तरीके की कुछ ना कुछ गाने की लाइनें सुना कर जनता को बता रहे हैं। तो ये कस्में वादे ही हैं जिनको कब पूरे होंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो चलिए, इस कस्में वादों में कब तक है, टाइम कब तक देंगे नेता, इसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन हमारा टाइम अब इजाज़त नहीं देता, तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर जो नेता वादे करते हैं जनता से, उनको सोचना चाहिए और जनता भी एक दिन जवाब जरूर पूछेगी। और कई सारे हमने ऐसे वाक़ये देखे हैं, नगर परिषद के चुनाव हो या बड़े चुनाव हो, कि जब जनता के आक्रोश का सामना प्रत्याशी को करना पड़ता है। कई बार हमने देखा कि प्रत्याशी को जूते की माला भी पहनाई गई है, काली भी पोती गई है, कहीं कहीं पिटाई हुई है। तो ये सब उसका नतीजा है कि जब आप जनता से वादा करते हो लेकिन जब मैदान में जाते हो, चुनाव जीतते हो, फिर 5 साल भूल जाते हो। और जैसा कि सोशल मीडिया में एक जुमला आमतौर पर चलता रहता है कि चुनाव 2 चरणों में होता है। पहले चरण में नेता आपके चरणों में होता है और दूसरे चरण में आप नेता के चरणों में होते हो। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि उपचुनाव के बाद ये स्थितियाँ ना बने, नेता ही जनता के चरणों में रहे, ताकि जनता का भी भला हो, नेता का भी भला हो और प्रदेश का भी भला हो। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।